अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन घमसान का रन पड़ा है और अब से यानी एज आई स्पीक इसके बाद से चंद घंटे निहायत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदलिया पे प्रेशर है कि अपने कुछ फैसलों को अनडू किया जाए। तो देखना यह है कि अदलिया अपना किबला दुरुस्त करती है, कुछ फैसले अनडू करती है या नहीं करती और फिर गुस्से की ताब ना लाते हुए कुछ बड़े फैसलों को भुगतने के लिए तैयार हो जाती है। नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आज बतौर वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। ये तकरीब ऐवान सदर में होगी और ऐवान सदर की इस तकरीब के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, साथ ही साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, DGISI सर्विसेज चीफ्स और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायदी साहब भी मौजूद होंगे। डिग्निटरीज को दावतनामे भिजवा दिए गए। ऐवान सदर में ये तमाम डिग्निटरीज मौजूद होंगे जहां पर शहबाज शरीफ अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और रात गए महमूद खान अचकजई जो सदारती उम्मीदवार हैं उनके घर पर धावा बोला गया। फिर आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज साहब कठपुतली कैसे बने हुए हैं और किस तरह ये पुतली तमाशा अब बड़ी शिद्दत के साथ शुरू होने वाला है, तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो अब तक की जो इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशंस और SHO को सजाएं सुनाई थी। डेप्यूटी कमिश्नर साहब को 6 माह की कैद सुनाई गई थी और फिर 1 माह के लिए जो नरमी है सजा में वो भी बरती गई थी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी असना में इरफान नवाज मेमन साहब ने एक इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर की थी और इस इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराजात के साथ आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी होने जा रही है। मैं जरा इस इंट्रा कोर्ट अपील पर बनने वाले बेंच और इसकी जो समाअत होने जा रही है इस पर तो बाद में आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये फैसला बड़ों को पसंद नहीं आया। यानी जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ये जो फैसला है ये को बहुत अच्छा लगा नहीं और इस फैसले को जिसमें डिप्टी कमिश्नर को सजा सुनाई गई, जिसमें SSP ऑपरेशंस को सजा सुनाई गई, जिसमें जो SHO है उसको सजा सुनाई गई। जाहिर है डिप्टी कमिश्नर तो ये कह रहे हैं कि मेरे एयर्स और आईज, मेरे कान और मेरी आंखें तो एजेंसीज है और एजेंसीज जो मुझे कह रही थी, आपको याद है ना कि ये शहरयार अफरीदी और शानाना गुलजार के MP ऑर्डर से मुताल्लिक केस है और ये कहा जाता रहा अदालत की जानिब से बार बार कि आप किस तरह अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके बार बार इन दोनों को गिरफ्तार करते रहे MP ऑर्डर्स के तहत। और उस पर इरफान नवाज मेमन तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो एजेंसीज ने कहा था क्योंकि मेरी आंखें और मेरे कान तो एजेंसीज हैं, जो एजेंसीज कहेंगी वैसे कर देंगे। नक्से अमन का खतरा था, एजेंसीज कह रही थी, तो डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर इनको बार बार गिरफ्तार किया गया। अब एजेंसीज जाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेशर महसूस कर रही है और प्रेशर ये है कि इस फैसले को अनडू करना है। लेकिन इसी असना में आपको बता दूं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब आज एक और मैच डालने जा रहे हैं और जो ऑडियो लीक्स केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट में लगा हुआ है और वहां पर आज जो हसास इदारे के अफसरान हैं उनको तलब किया गया है। DG FIA को तलब किया गया है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, वफाकी तहकीकाती एजेंसी, DGIB को इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सरबराह है उनको तलब किया गया है और साथ ही चेयरमैन PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन को भी जाती हैसियत में तलब किया गया है। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो उस वक्त मेरे पास ये इत्तलात आ रही हैं कि अभी जो DG FIA हैं वो अदालत में पहुंच चुके हैं। जो अहमद इसहाक साहब है DG FIA है वो डायरेक्टर FIA के हमरा अदालत में मौजूद हैं, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार कुछ ही देर में अभी समाअत करेंगे। DG FIA पहुंच गए। अब देखना ये कि DGIB पहुंचते हैं या चेयरमैन PTA भी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर DG FIA या DGIB की तरफ से ये बताया गया था कि बीमार है, उज़्र पेश किया गया था और बावजूद वो पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने कहा था कि अगर आप वाकई बीमार हैं तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट अगली पेशी के ऊपर लेके आइएगा ताकि ये पता चल सके कि आप वाकई बीमार थे या फिर ना आने का उज़्र पेश किया था या बहाना बनाया था। तो DG FIA तो अदालत में आ गए। अब ये जो ऑडियो लीक्स वाला केस है, जाहिर है ये भी किसी की दुखती रग के ऊपर पाँव रखा हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को जिस अंदाज में टेकअप किए हुए हैं और लेके चल रहे हैं, ये दो अहम लोगों की पटिशंस है। एक है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब साहब, और दूसरी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी। आपको याद होगा कि इन दोनों की ऑडियोज लीक हुई थी, और ये इस मुकदमे को लेके कि ऑडियो कौन लीक करता है और ऑडियोज असल में रिकॉर्ड कौन करता है, जरा ये स्टैब्लिश किया जाए। ये गैर कानूनी इकदाम है, किसी की प्राइवेसी के अंदर इंटरवीन किया गया है। ये मामला लेके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दर पे दस्तक दी गई थी, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ये केस असाइन हुआ था। और गुज़श्ता कई माह से ये समाअत जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चल रही है, और इस दौरान ही जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े फायरी किस्म के रिमार्क्स भी दिए थे एजेंसीज को लेके। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जिस डगर पे चले हुए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, और इस्टेब्लिशमेंट को ये जो रिमार्क्स जस्टिस बाबर सत्तार के और जो हालिया जजमेंट है डीसी की गिरफ्तारी और डीसी को सजा देने से मुतालिक, वो भी को बहुत पसंद नहीं आई है। अब इसको अंडू कैसे किया जाएगा? देखिए, आज इंट्रा कोर्ट अपील लगी हुई है, क्योंकि इरफान नवाज मेमन साहब ने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे कुछ एतराज़ात भी लगाए थे, लेकिन उन एतराज़ात के साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत होगी। 2 रुकनी बेंच है, डिवीजन बेंच है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत करने जा रहे हैं, और उस पे इरफान नवाज मेमन साहब भी ज़ाहिर है हाजिर होंगे, और वो अपना मुकदमा पेश करेंगे और बताएंगे जी मुझे जिसने कहा था। अब ज़ाहिर है अगर प्रेशर है कहीं पे, तो ये जो डिवीजन बेंच है सबसे पहले तो ये को रिलीफ देगा ना इन अफसरान को, क्योंकि अभी तक तो ये सजा याफ्ता है, और सजा याफ्ता ओहदे पर नहीं रह सकते, किसी भी सरकारी ओहदे पर काम नहीं कर सकते, दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। अब अगर इनकी जो सजा है माफ की जाती है, तो जाहिर एक रिलीफ होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना है कि क्या ये जो जजमेंट है जो जस्टिस बाबर सत्तार की है, उसको भी सस्पेंड किया जाता है या नहीं किया जाता। और अगर सस्पेंड कर भी दिया जाता है, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज हैं, वो इससे पहले रिमार्क्स दे चुके हैं कि अगर सजा मुअत्तल भी हो जाए तो नाअहली बरकरार रहती है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन रहती है। और तोशाखाना केस में भी इमरान खान साहब की जो सजा है वो मुअत्तल हुई, लेकिन उसमें गिरफ्तारी बारकैफ मौजूद रही। तो अगर सजा मुअत्तल भी कर देता है डिवीजन बेंच, तो क्या ये जो सरकारी अफसरान है ये अपने ओहदों पर बराजमान रह सकेंगे, या फिर इनके ओहदे इनसे छीन जाएंगे और वो डिस्क्वालिफाइड ही रहेंगे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस अब होने जा रहा है। और फिर मैं आपको बताऊं कि जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से भी जस्टिस काजी फायज ईसा का खास तौर पे एक जो फैसला है जो मुशर्रफ केस में दिया गया, और स्पेशल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको कलअदम करार दिया गया, और जस्टिस वकार सेठ का जो ऑर्डर था वो इनफील्ड रखा गया, और सजाए मौत की सजा जो है वो बरकरार रखी गई। आमिर इस खास तौर पे एक ताले आजमा को, एक डिक्टेटर को, एक आमिर के लिए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा की अदालत से ये फैसला आया, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था, और उसका गुस्सा, गमो गुस्सा भी अभी इस्टेब्लिशमेंट के कंसर्न क्वार्टर्स में पाया जाता है। तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन एक सीधा साधा मैच तो पड़ा हुआ है। अभी देखना यह है कि कौन जो है उसूला सफाई कराता है या फायर फाइटिंग होती है। और फिर आपने देखा कि हालिया असना में कुछ इस्तीफे भी आए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज ही शहबाज शरीफ साहब वो वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने जा रहे हैं, ईवान सदर में होगा ये। और बहुत से लोग जो ये कह रहे थे कि सदर ममलिकत 11th आवर पे आके कोई रंग में भंग डाल सकते हैं, या हो सकता है कि वो हल्फ लेने से इनकार कर दें, तो ऐसा तो नहीं हुआ। और मैं तो आपको पहले भी समझा रहा था कि अगर ऐसा होगा भी तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर होता है, अगर सदर नहीं है तो फिर चेयरमैन सेनेट हल्फ लेगा, और अगर चेयरमैन सेनेट मौजूद नहीं है या उज़र है तो स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ ले लेता है, और वो सरदार याद सादिक है। तो हल्फ तो बाहर कैफ होने जा रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और देखने की है। क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, एक तरफ तो आप मिसाक मफामत की बात कर रहे हैं, देखिए आसिफ अली जरदारी साहब भी आने वाले दिनों में आपको मिसाक मफामत की बात करते हुए नजर आएंगे, और जरदारी साहब को वैसे ही मफामत का बादशाह कहा जाता है। बिलावल भुट्टो पहले मिसाक मफामत का नारा लगा चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कल मिसाक मफामत का नारा लगाया। लेकिन दूसरी तरफ रात गए महमूद खान अचकजई जो सदारती उम्मीदवार हैं, उनके घर पर धावा बोला गया, और जितनी बड़ी तादाद के अंदर गाड़ियां पहुंची और सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस जो अहलकार हैं वो उनका दरवाजा खोल के उनके घर में दाखिल हो गए। इस पे हाफिज हमदुल्ला साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार किया कि एक बुजुर्ग सियासतदान के घर पर धावा बोलना, रात गए, रात की तारीकी में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पायमाल करना, ये कठपुतली हुकूमत और कठपुतलियों की जो कलई है वो खोल रहा है। और जाहिर है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे भी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का कह चुकी है,
ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर ही महमूद खान अचकजई बैठे हुए हैं और उनके सदारती उम्मीदवार भी हैं। ऑल्दो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था कि मेरा जी जो चाहता है कि मैं महमूद खान अचकजई को वोट दूं, यानी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें वोट कास्ट करूं, लेकिन एक मेरी चाहत है, एक मेरी ख्वाहिश है और दूसरा मजलिस आमला का फैसला है। तो जो मजलिस आमला कहेगी हम वही करेंगे। लेकिन महमूद खान अचकजई के हाँ धावा बोला जाना, और आपको याद होगा ना कि महमूद खान अचकजई ने पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा भी था, कुछ बातें ऐसी की थी जो बड़ी सख्त थी। तो हो सकता है कि ये सख्त बातें बहुत सख्त लगी हों और पसंद ना आई हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिसाक मफामत ऐसे होने का नहीं है। ये सिर्फ ढकोसला रहेगा कि आप एक तरफ मिसाक मफामत का नारा लगाएं और दूसरी तरफ इतना कॉर्नर्ड करें कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको इंटरवीन करें, उसमें नकब लगाएं, उनके घरों पे धावे बोले। अब महमूद खान अचकजई, सबको पता है कि अगर उमर अयूब वजीर आजम मुंतखब नहीं हुए, वोट नहीं थे, तो महमूद खान अचकजई भी सदर नहीं हो सकते। सदर आसिफ अली जरदारी साहब को होना है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को भी कुछ ट्रेलर और कुछ टीजर और कुछ फैसले करवाने के बाद ही सदर बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इस वक्त बहुत सारे प्रेशर्स हैं, और एक जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो अनवारुल हक काकड़ की हिमायत लेने का प्रेशर है कि पीपल्स पार्टी के सारे लोग अनवारुल हक काकड़ की हिमायत में अपना वोट डालें और उनको चेयरमैन सेनेट बनाएं। तो बहुत कुछ है जो ऑप्टिक्स के लिए, दिखाने के लिए, वो कहते हैं ना कि कहना तीनों ते सुनाना नौनू, तो यही मामला है कि महमूद खान अचकजई के घर पर धावा तो हुआ है, लेकिन इससे मैसेज कुछ लोगों को दिया गया है कि भाई सीधे हो जाओ, बात नहीं मानोगे, मामलात सीधे नहीं करोगे तो फिर ये भी हो सकता है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।